फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूस ईवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में 3rd to 5th एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी को यहाँ पे कवर करा रही हूँ। देखिए, आपकी जो ये क्लास है, ये क्लास नंबर 10 है। इसके पहले की 9 क्लासेस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर करा रखी है, जिसकी मैं प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप वहाँ से जाकर के उन क्लासेस को देख सकते हो। देखिए, जो आपकी क्लास 9 थी उसमें मैंने दुनिया में मशहूर पश्मीना शाल और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उन सभी को डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम लोग इसके आगे के पॉइंटों को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है वह है श्रीनगर के घरों के बारे में। ठीक है, जहाँ से कि आपके एग्जाम में हर बार 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में होते हैं और इन पर लकड़ी के सुंदर डिज़ाइन बने होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो श्रीनगर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में भी अपना घर बना करके रहते हैं। जो बोट होती है ना, ये उसी को जो है अपना घर बनाते हैं और उसमें इनकी जो है सुख सुविधा की सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। ये अंदर से पूरा एक घर जैसा देखने में लगता है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप जो है एक बोट के अंदर, आप एक नाव के अंदर हो। ठीक है, अगर आप इन घरों में अगर आप इस बोट के अंदर जाते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है हाउस बोट। यह 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी होती है। तो देखिए, जो श्रीनगर में जो हाउस बोट यानी जो बोट ही होता है वो क्या होता है, इन लोगों का घर होता है, जो कि कितना लंबा होता है, 80 फीट तक लंबी होती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी होती है, जिसे हाउस बोट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है डोंगा के बारे में। ठीक है, डोंगा भी जो है आपका श्रीनगर के अंदर ही मिलता है। ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। जो इसके छत पर डिज़ाइन होता है उसे ख़त्म बंद कहते हैं। तो देखिए, ख़त्म बंद से आपका एक क्वेश्चन आता है कि ख़त्म बंद जो है किसे कहते हैं। जो लकड़ियों का जो सुंदर डिज़ाइन बनाया जाता है, ठीक है, कहाँ पर, जो डोंगा की छत होती है, ठीक है, उसके छत पर जो डिज़ाइन बनाता है उसे क्या बोलते हैं, ख़त्म बंद। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियाँ होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। इन्हें डैब कहा जाता है। इनमें सुंदर डिज़ाइन बना होता है। तो देखिए, डैब और डोंगा दोनों ही क्या करते हैं, जब अभ्यर्थी अपने एग्जाम देते हैं तो उसमें जो है इन दोनों से जब क्वेश्चन आता है तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप लोग इन दोनों को ध्यान में रखिएगा कि जो डोंगा के अंदर जो है ख़त्म बंद आपका पाया जाता है। ठीक है, डोंगा जो है, जो कि एक नाव है, उसके अंदर क्या पाता है, ख़त्म बंद। ठीक है, बट देखिए, अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर के गांव में, तो जो खिड़कियां निकली होती हैं, ठीक है, जो खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं, इसे क्या बोलते हैं, डैब, जो कि कहाँ पर मिलता है, कश्मीर के गाँव में। मैं आप लोगों को अभी इमेज में दिखा भी देती हूँ। देखिए, कुछ इस तरीके से जो है आपके डोगे दिखाई देते हैं, जो कि पानी पर जो है तैरते रहते हैं और इसके अंदर जो है ये लोग अपना पूरा घर बना करके रहते हैं। अगर बात करें, देखिए, जो हाउस बोट होता है तो उसके अंदर देखिए कुछ इस तरीके का जो उसका छत होता है उसमें जो है इस तरीके का कुछ डिज़ाइन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ख़त्म बंद। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर में होती है, देखिए, जो खिड़कियाँ निकली होती है ना बाहर की साइड, उसे क्या बोलते हैं, डब। ठीक है, ये इस तरीके की कुछ खिड़कियाँ होती हैं जो कि बाहर की साइड निकली होती हैं जम्मू कश्मीर में। कश्मीर के जो गांव के घर होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, डब। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका पॉइंट, कुछ पुराने घर पत्थरों के बने हुए हैं और कुछ ईंट और लकड़ी के भी हैं। दरवाजे और खिड़कियाँ सुंदर मेहराब है। ठीक है, तो ये जो है कश्मीर के गांव के घरों की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है शिकारा नाव के बारे में। शिकारा नाव पर्यटकों, अगर बात करें शिकारा नाव की, तो शिकारा नाव जो है पर्यटकों को आकर्षित करती है। ठीक है, जो वहाँ पे घूमने जो लोग आते हैं उनको क्या करती है, शिकारा नाव जो है आकर्षित करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, गोवा में नारियल के तेल में। तो अगर बात करें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों को जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है एग्जाम में। देखिए, जब आपसे पूछता है क्वेश्चन है कि कहाँ पर जो है सरसों के तेल में मछली पकाकर खाई जाती है, तो अगर सरसों के तेल में पूछे तो कश्मीर के अंदर। ठीक है,
बट अगर नारियल के तेल में जो है मछली पकाकर कहाँ पर खाई जाती है, तो गोवा के अंदर, क्योंकि गोवा में जो है नारियल का जो पेड़ है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पर नारियल के पेड़ में जो है मछली नारियल के तेल में जो है मछली पका करके खाई जाती है। और जम्मू कश्मीर में जो है सरसों के तेल में मछली पका करके खाई जाती है। तो ये दोनों ही पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए जहाँ पर आप गलतियाँ कर सकते हो, ठीक है, जहाँ से ज़्यादातर लोग जो है अपना क्वेश्चन गलत करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताते चल रही हूँ, ताकि आप जो है आपसे किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक ना हो। क्योंकि मैंने जब सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, तो इन पॉइंटों में जो है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन सभी को क्रिएट होती है, तो इसलिए आप लोग इस पॉइंटों को पहले से ही ध्यान में रख के चलिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया हुआ है कहवा। कहवा के बारे में दिया हुआ है, कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है। तो अगर कहवा की बात करें तो ये कहाँ की चाय है? कश्मीर की, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा है। तो अगर आपसे पूछे कि कश्मीर की जो है भाषा कौन सी है, तो उर्दू और डोंगरी, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया था। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब पूछ देगा आपसे कि गुजरात के जो है कच्छ में कब भूकंप आया था, तो 26 जनवरी 2001 को, जिसमें कि लाखों लोगों की जानें गई थी, ठीक है। इसके बारे में कंप्लीट एक स्टोरी के फॉर्म में जो कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, तो अभी जो है मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस भी करूँगी। आपका नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, भूकंप आने पर हमें यह काम करने चाहिए। तो देखिए भूकंप से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए कि भूकंप जब आता है, हालांकि ये चीज़ें सभी को पता है, बट जब आपके एग्जाम में इन पॉइंटों से क्वेश्चन बन रहे हैं, तब थोड़ा सा उसमें दिक्कत होती है, ठीक है, वहाँ पर। तो देखिए जब भूकंप आने पर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, तो मैंने उसी चीज़ को यहाँ पर लिया है। पहली चीज़ क्या है, घर से निकलकर किसी खुले मैदान में जाए। तो जब भी भूकंप आया तो सबसे पहले आप अपने घर से निकलिए, उसके बाद में घर से निकल करके तुरंत ही किसी खुले मैदान पे, खुली जगह पर जाइए। उसके बाद में देखिए दिया है, अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो किसी मजबूत, ठीक है, किसी मजबूत चीज़ के नीचे लेट जाएं और कस कर पकड़ ले, ताकि वह फिसले नहीं, कभी बंद होने तक प्रतीक्षा करें, ठीक है। क्या करना है, किसी मजबूत चीज़ के नीचे लेट करके उसे कसकर पकड़ लेना है, और ताकि वो फिसले नहीं, और जब तक आपका भूकंप खत्म नहीं होता है तब तक जो है आपको प्रतीक्षा करना है, ठीक है। जैसे कि आपकी जो मेज़ होती है, ठीक है, टेबल जो होती है, उसके नीचे आप बैठ सकते हो अगर मजबूत टेबल है तो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट, जो ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। हालांकि भूकंप आने पे और भी चीज़ें कर सकते हैं हम, बट जो है ये आपकी एनसीईआरटी। तो देखिए यहाँ पर जो है भूकंप से रिलेटेड जो आप एनसीईआरटी की बुक में आप जो आपके दिया हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। जैसा कि आपको जब जैसे ही भूकंप आता है तो उसके बाद में घर से बाहर निकल कर तुरंत ही खुले मैदान में चले जाना चाहिए। साथ ही साथ आपके घर में अगर कोई मजबूत चीज़ हो तो उसके नीचे क्या करना चाहिए, हमें लेट जाना चाहिए और उसे कस कर पकड़ लेना चाहिए, ताकि वो फिसले नहीं, और कभी जो है बंद जब तक ना हो तब तक हमें वहीं पर बैठ के प्रतीक्षा करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि आपके घर में टेबल हो, ठीक है, टेबल हो जो मजबूत टेबल हो, तो उसके नीचे आप बैठ सकते हो अगर भूकंप आ रहा है, अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो तब, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। हालांकि भूकंप आने पे हम और भी चीज़ें कर सकते हैं, बट इतना जो है आपकी बुक में दिया हुआ था, तो मैंने उन्हीं चीज़ को लिया है, ठीक है, जो 3rd to 5th एनसीईआरटी की बुक है उसमें। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, अहमदाबाद जनवरी 2001, ठीक है। 26 जनवरी 2001 को जो अहमदाबाद में भूकंप आया था गुजरात के कच्छ में, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं जो कि आपके एग्जाम में आती हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में स्टोरी के फॉर्म में दिया हुआ था, तो मैंने सेम एज इट इज़ उसको यहाँ पर लिया हुआ है। देखिए ये पूरा एक स्टोरी की तरह दिया हुआ है। स्टोरी क्या मतलब, एक सच्ची घटना है ये, तो इसी तरीके से दिया हुआ था आपके एग्ज़ाम में, तो मतलब सॉरी आपके बुक में, तो मैंने उसको एज इट इज़ बिल्कुल वैसे ही लिया हुआ था। देखिए यहाँ पर पहला जो आपका पॉइंट दिया हुआ है, आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम हज़ारों लोगों के मरने की आशंका है, कई हज़ार लोग घायल हो गए हैं। बचाव एवं राहत कार्य में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई हैं, ठीक है। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थी, और आज शाम तक इनके नीचे कम से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है, ठीक है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरार न पड़ी हुई। भुज की हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया और राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता
के आश्वासन मिल रहे हैं। तो देखिए जो भुज में भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम जो है वहाँ पर हुई थी। तो इसलिए आपके एनसीईआरटी की बुक में बताया होता है कि जो भूकंप जैसे ही आए, तो अगर आप अपने जान की जो है सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, बाहर नहीं जा पा रहे हो, अचानक से बहुत तेज़ से भूकंप आ गया, तो उस स्थिति में आपके घर में जो भी मजबूत चीज़ें हो आप उसके नीचे लेट जाइए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपके एनसीईआरटी की बुक में बताई हुई है, क्योंकि जब 26 जनवरी 2001 में गुजरात में भूकंप आया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों की जो है जानें गई थी, गुजरात के कच्छ में, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है हार्ड ब्लो कोल्ड, ठीक है। ये जो है आपके एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, उससे लिया हुआ है। तो देखिए इसका क्या नाम है, हार्ड ब्लो कोल्ड, ठीक है। यह कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। तो ये कभी कभी ये भी पूछ देता है कि हार्ड ब्लो कोल्ड कहानी जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जब सर्दियाँ आती हैं तो जो हमारे मुंह से हवा निकलती है वो कैसे निकलती है, थोड़ी सी गर्म निकलती है, ठीक है। साथ ही साथ जब गर्मी का मौसम होता है तो हमारी जो मुंह की हवा होती है वो थोड़ी सी ठंडी निकलती है। तो ऐसा क्यों होता है, वो तापमान के कारण होता है, ठीक है। क्योंकि जैसा बाहर का हमारा तापमान होगा उसी के हिसाब से हमारे अंदर की जो अंदर से मुंह की हवा है वो जो है ठंडी या गर्म होती रहती है। नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया हुआ है स्टेप्टोस्कोप, यानी कि आला, जिसको डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, आपने देखा ही होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का मतलब होता है, इसको क्या ही बताना है, आप लोगों ने देखा ही होगा, ये मैंने क्या बना दिया, ठीक है। स्टेप्टोस्कोप का उपयोग हमारे दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किया जाता है, जिसका कि डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है और गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है। तो अगर बात करें ठंडी हवा की, आपसे ये भी पूछा था कि जो ठंडी हवा है वो ऊपर जाती है या फिर नीचे। तो ठंडी हवा जो है भारी होती है, इसलिए वो क्या करती है, वो नीचे की तरफ आती है, और जो गर्म हवा है वो ऊपर सॉरी गर्म जो हवा है आपकी ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि ये क्या होती है, हल्की होती है ठंडी हवा की अपेक्षा। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसा हमारे बाहर का टेम्परेचर रहेगा इन्वायरमेंट का, उसी के हिसाब से जो हमारी सांस है वो गर्म और ठंडा होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया हुआ है शिक्षक संकेत। तो देखिए शिक्षक संकेत में क्या दिया हुआ है, सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा होता है। जो हमारी सांस है वो क्या होती है, गर्म होती है, और शीशा क्या होता है, ठंडा होता है। इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसी बन जाती है। यह नमी शीशे को धुंधला करती है। तो आप लोगों ने मतलब ऐसा करके देखा ही होगा कि अगर आप शीशे पे जैसे कि जो क्या करते हैं बहुत सारे लोग आप देते, तो उसमें क्या होता है कि शीशे पर जो है पानी की बूंदें जैसी बन जाती है और यह नमी शीशे को धुंधला कर देती है, ठीक है। तो ये तो मतलब एक्सपेरिमेंट सभी लोगों ने किया होगा मेरे हिसाब से, बट पता नहीं, मैंने तो मतलब बहुत बार ट्राई किया हुआ है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्कूल के सफाई विभाग के साथ बातचीत के दौरान बच्चों को सम्मान देने के लिए संवेदनशील बनाना, ताकि बच्चे कुछ तरीके हो जैसे मशीनों या अन्य चीज़ों के बारे में सोच सकें, ताकि लोगों को वह काम न करना पड़े जो वे करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की, जो कि आपके एग्जाम में आती हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है गांधी जी के बारे में। देखिए गांधी जी से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई है। गांधी जी के मित्र महादेव भाई के पुत्र नारायण गांधी जी के साथ रहते थे जब वे जवान थे, ठीक है। तो नारायण जो है किसके पुत्र थे, महादेव भाई के पुत्र थे, जो कि गांधी जी के साथ रहते थे जब वे जवान थे। नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया हुआ है शिक्षण संवेदनशीलता विकसित करने के लिए कक्षा में अस्पृश्यता से संबंधित मुद्दों पर समाचारों का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए जो शिक्षण है वो अगर संवेदनशील विकसित करने के लिए जो है कक्षा में अस्पृश्यता से संबंधित मुद्दों पर समाचारों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव में रहने वाले हैं। तो अगर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के गोरेगांव से, ठीक है। नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया हुआ है बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार किया गया है। स्लाटिन के डी डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से साक्षात्कार रूपांतरित है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है अभी तक क्वेश्चन बना तो नहीं हुआ है, ठीक है। एक से
दो ही क्वेश्चन आया, बट हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि देखिए जहाँ से क्वेश्चन अब नहीं बना हुआ है, आपको पता ही होगा कि जो इस बार 2023 का जो आया था, जो कि 20 अगस्त को हुआ था, उसमें जो है चीज़ें थोड़ी सी घुमा करके पूछी गई थी। तो हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि अभी तक बना नहीं हुआ है। एक से दो ही बार जो है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो हो सकता है कि इस बार जो है पूछ ले, भीमराव अंबेडकर से जो है यहाँ से पूछ ले। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है पॉइंट, पुरानी यादें। देखिए यहाँ पर दिया है, नारायण यानी कि बाबला जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्होंने अलग अलग काम करने पड़ते थे। देखिए ये भी एक स्टोरी है, ठीक है, पुरानी यादें करके कुछ स्टोरी के रूप में दिया हुआ है। तो इसको आपको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है। कुछ चीज़ें आपकी स्टोरी के फॉर्म में दी हुई, जिसको कि आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बाकी इसका मैं पीडीएफ भी भेज दूंगी, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद में आप जो है पढ़ लीजिएगा खुद से। आपको सारी चीज़ें डेफिनेटली क्लियर होती चली जाएंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपकी कोई भी क्यूरीज हो, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, कोई नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप जो है नीचे जो है टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आपके कोई भी डाउट हो, आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, सीटेड से रिलेटेड कोई भी अगर नोट्स चाहिए आपको, जो कि बिल्कुल मैं फ्री दूंगी, ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको कहीं पर भी कोई पेमेंट करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल फ्री नोट्स रहेंगे, इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए तब, ठीक है। बाकी तो आपको ऐसी भी सारी चीज़ें मिली जाएंगी। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, तो देखिए इसको पहले एक स्टोरी के रूप में पढ़ लेते हैं हम लोग। नारायण यानी बाबला जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्होंने अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। जब तब के टॉयलेट के नीचे टोकरियां रखी होती थी जिसमें संडास की गंदगी गिरती थी, ठीक है। फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता था, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था। देखिए जो गांधी जी ने आश्रम खोला था उसमें जो ये काम होता था उसमें ये सभी को करना पड़ता था, ठीक है, सभी को करना पड़ता था। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे, कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते थे। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा, ठीक है, देखिए ये जो है चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। यह गांव था तो वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी महादेव भाई और उसके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीनों बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था, ठीक है। जब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज़्यादा गंदगी है, वहाँ सफाई करो। यह देखकर बाबला यानी कि नारायण, ठीक है, को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने सोचा गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है। यह बात ठीक नहीं है। उसने गांधी जी से यह पूछा तो वो बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, ठीक है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे। उसने पूछा कि अगर गांव वाले नहीं सुधरेंगे तो क्या फ़ायदा, उन्हें तो आदत हो गई है कि उनका गंदा काम कोई और ही करे, ठीक है। गांधी जी बोले, क्रो क्रोध करने वालों का फ़ायदा नहीं होता, उन उन्हें सीख नहीं मिलती। कोई एक कला सीखने जैसा है। सफाई का काम भी छोटा। नारायण फिर भी नहीं माना। वह फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही, फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। तो देखिए ये जो भी पॉइंट दिए हुए ये पूरा स्टोरी के रूप में दिया हुआ था आपके एनसीईआरटी के बुक में, जो कि आपसे जो है
यहाँ से कहाँ मतलब इन पॉइंटों में किस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, ये नहीं आपको पता चलेगा। तो आप प्लीज़ एक बार खुद से इस स्टोरी को जो है एक मोटा मोटा समरी के फॉर्म में अपने माइंड में बैठा लीजिएगा कि क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, नारायण कौन था, और जो है महाराष्ट्र का वर्धा गाँव कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें जो है वर्धा गाँव जो है कहाँ पर है, सारी चीज़ें अपने माइंड में एक बार अच्छी तरीके से पढ़ कर ही जाइएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है मुंबई की नागापाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की। तो अगर अफसाना के बारे में पूछे तो अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है मुंबई की, कहाँ पर है, मुंबई नागापाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की। ठीक है, नेक्स्ट है विक्टोरिया टर्मिनेशन स्टेशन, रेलवे स्टेशन मुंबई में है। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन जो है कहाँ पर है, मुंबई में, जो कि रेलवे स्टेशन है। सोलापुर की बात करें तो सोलापुर भी कहाँ है, मुंबई में। नेक्स्ट है शिक्षक को बच्चों में यह समझ विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि खिलाड़ियों को उनकी जाति या आर्थिक स्थिति के बजाय उनके खेलने की क्षमता से आंका जाए। ऐसा नहीं है कि कोई खिलाड़ी किसी भी जाति से बिलोंग कर रहा है तो उसको बोला जाए कि नहीं ये इस जाति से बिलोंग कर रहा है इसलिए ये जो है बढ़िया खेल रहा है, या फिर ये इस जाति से बिलोंग कर रहा है इसलिए जो है ये खराब खेल रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है जो उनकी खेलने की क्षमता है, ठीक है, वो किस तरीके से खेल रहे हैं, कितना अच्छा खेल रहे हैं, उसके लिए जो है उनको आंका जाना चाहिए। ठीक है, ना कि उसकी आर्थिक स्थिति और उसकी जाति को देखकर। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया हुआ है, बच्चू खान खेल का मैदान मुंबई में एक कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर है। तो अगर बच्चू खान खेल के मैदान की बात करें तो ये कहाँ पर है, मुंबई, जो कि कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, तो आप प्लीज़ एक भी पॉइंट को इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, फांद ली दीवार अध्याय समाज द्वारा बनाई गई लैंगिक दीवार को फांदने के बारे में है। तो देखिए एक आपके एनसीईआरटी में चैप्टर है फांद ली दीवार। ठीक है, जिसको कि दीवार फांदने का मतलब है कि जो लैंगिक भेदभाव किया जाता है, जैसे कि लड़कियों को मैथ नहीं पढ़ना है, ठीक है, लड़कियां ही सिर्फ और सिर्फ घर का काम करेंगी, जो इस तरीके की लैंगिकता भरी जो चीज़ें हैं हमारे समाज में, उसको दूर करने के लिए जो है फांदली दीवार एक चैप्टर एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, जिसमें जो है लैंगिक दीवार को फांदने की बात की गई है। ठीक है, यानी तोड़ने की। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, एक बीज किसान की कहानी कहता है। तो देखिए एक जो बीज है वो क्या कहता है, किसान की कहानी कहता है, क्योंकि एक बीज के द्वारा ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, सारी चीज़ें। तो एक बीज करके जो एक चैप्टर है वो किसकी कहानी कहता है, किसान की। नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया है वन गांव के बारे में। तो देखिए जो वन गांव है वो कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। पुराने समय में अच्छे बीजों को मिट्टी में लिपटी सूखी लौकी में रखा जाता था। ठीक है, तो जो पुराने समय में जो बीज होते थे उनको क्या किया जाता था, जो मिट्टी होती थी ना, मिट्टी में लौकी को जो है लपेट करके मिट्टी से जो है लिपटी सूखी लौकी में जो है पूरा बीजों को सेव करके रखा जाता था। अब तो मतलब अलग अलग तरीके आ गए हैं बीजों को स्टोर करने के, बट पुराने ज़माने में जो है इसी तरीके के लोग लौकी होती थी उस पर जो है मिट्टी का लेप करके अपना इसमें बीज को जो है रखते थे। अभी भी अगर आप लोगों ने मतलब अभी तो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, बट पुराने जो लोग हैं वो लोग जो है ऐसा करते थे। नेक्स्ट है नीम की पत्तियां बीजों को कीड़ों से बचाती है। तो देखिए अभी भी कई कई घरों में जो है जो गेहूँ हमारा होता है, जो चावल होता है, उसमें क्या करते हैं लोग, नीम की पत्तियां डाल करके रखते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, कीड़ों से बचाती हैं। ठीक है, तो नीम की पत्तियाँ क्या करती है, कीड़ों से बचाती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस की। इसके बाद में हम लोग उड़िया के बारे में पढ़ेंगे कि उड़िया जो है एक प्रकार की डिश होती है, कहाँ पर बनाई जाती है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी बट नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो आपकी कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सारे ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ सेंड कर दूँगी, आप जो है वहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।